हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मई मंथ का करंट अफेयर मैगजीन डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डेवलपमेंट्स। फ्रेंड्स, हुआ ये कि ट्रिब्यूनल्स में रिफॉर्म के लिए गवर्नमेंट ने एक बिल लाया जो कि लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। फिर गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस का रूट फॉलो किया और इस रिफॉर्म बिल को पास करवाया। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में जानने के लिए हमें दो चीज़ें मिल जाती हैं, एक तो ट्रिब्यूनल्स और दूसरा ऑर्डिनेंस। तो फ्रेंड्स, ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे ही, उससे पहले थोड़ा ऑर्डिनेंस के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑर्डिनेंस अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट को ये एम्पावर करती है कि प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस जब भी प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि ये एक्ट बहुत ज़रूरी है पब्लिक डोमेन में आने के लिए और पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी कोई एक्ट है, और अगर कोई भी हाउस सेशन में नहीं है या कोई एक हाउस सेशन में नहीं है या दोनों ही हाउस सेशन में नहीं है, तो उस केस में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकती है। तो ये था ऑर्डिनेंस के बारे में, थोड़ा शॉर्ट में हम लोगों ने जाना। अब फ्रेंड्स, जानते हैं ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले आप कंटेंट्स देख लीजिए। ये जो इसका सबसे पहला टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और उसका जो सब टॉपिक है ट्रिब्यूनल्स, इसी के बारे में इसके पूरी करंट अफेयर डेवलपमेंट्स की जानकारी दी गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आइए जानते हैं ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो ट्रिब्यूनल्स फ्रेंड्स नॉर्मल जस्टिस इंस्टीट्यूशन जितने भी होते हैं, यानी नॉर्मल जुडिशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, ये उनसे हट के एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था। और फ्रेंड्स, ये किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं और ये उन्हीं स्पेसिफिक टास्क के साथ डील करते हैं। जैसे एफ कैट हो गया आपका, तो फ्रेंड्स एफ कैट जैसे हो गया, एफ कैट का फुल फॉर्म होता है फिल्म सर्टिफिकेशन अपेलेट ट्रिब्यूनल। तो जैसे एफ कैट हो गया तो वो फिल्म सर्टिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ों को ही डील करेंगे, उसमें आप कोई और डोमेन ला करके इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। यानी कि उनका काम है, जो भी फिल्म मेकर्स वगैरह फिल्म बनाते हैं तो उस फिल्म से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स है, जैसे वो अगर सर्टिफिकेशन बोर्ड में जाकर के अटक गया और फिर फिल्म मेकर्स अगर अपेलेट बोर्ड में अगर अपील करते हैं, तो उन चीज़ों से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो इस एफ कैट में, यानी कि फिल्म सर्टिफिकेशन अपेलेट ट्रिब्यूनल्स में, उससे उन चीज़ों को रिजॉल्व कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ट्रिब्यूनल्स जो है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। ट्रिब्यूनल्स को बाद में ऐड किया गया बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। फ्रेंड, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में यानी 1976 में पार्ट 14A के अंदर दो आर्टिकल इंसर्ट किए गए, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B। उसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में प्रोविजंस को ऐड किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ये जो न्यूज़ में था और इससे रिलेटेड जो ऑर्डिनेंस था उसके बारे में। तो फ्रेंड, सेंटर जो है उन्होंने जो ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म लाया है, वो जो बिल पास नहीं हो पाया, ऑर्डिनेंस के रूट फॉलो करके उन्होंने इसको पास करवाया है। तो वो जो बिल है उसका नाम है रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑर्डिनेंस ऑफ 2021। तो फ्रेंड्स, इस ऑर्डिनेंस के तहत हुआ क्या कि कई सारे अपेलेट ट्रिब्यूनल्स को एबॉलिश कर दिया गया और उनके जो भी जुरिस्डिक्शन थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया टू द एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज़। यानी कि या तो हो सकता है वो किसी हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया हो या किसी और भी एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज़ के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया हो। तो ये दो बातें इस ऑर्डिनेंस में हुई हैं। ठीक है, इसके बाद और भी आगे जानते हैं न्यूज़ में। तो फ्रेंड्स, जो ऑर्डिनेंस है इसके तहत सबसे पहले तो आप जानिए कि जो फाइनेंस एक्ट 2017 था, जो फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था 2017 में, तो उसमें क्या हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया गया था रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरमैन और द मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स, या फिर रिगार्डिंग देयर सर्विस एंड कंडीशंस एंड टर्म ऑफ सर्विस। तो और उसमें एक और चीज़ लाया गया था, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, यानी कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी एक होगा जो किसी भी मेंबर या चेयरपर्सन के लिए ट्रिब्यूनल्स का रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट को मेंबर्स। ठीक है, और बस ये था कि उस 2017 वाले एक्ट में ये जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है, इसका कंपोजिशन के बारे में कोई बात नहीं किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस ऑर्डिनेंस के थ्रू इस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के कंपोजिशन के बारे में भी बात की गई है, उसके बारे में अब अपन लोग जानेंगे। और उससे पहले एक लाइन यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि दिस ऑर्डिनेंस हैज़ करंटली बीन चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि ये जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया है, इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में करंटली चैलेंज किया गया है। तो इसके कुछ इशूज हैं जिस बेसिस पर इनको चैलेंज किया गया है, वो भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इशूज़ विद द ऑर्डिनेंसेस। तो सबसे पहला है कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि आपको इस ऑर्डिनेंस को लाने से पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जो भी ट्रिब्यूनल्स को आपने एबॉलिश किया है, उस ट्रिब्यूनल्स को एबॉलिश करने से पहले कम से कम उस स्टेक होल्डर को आपको कंसल्ट करना चाहिए था। ये एक इशूज़ है, क्योंकि ये देखिए जैसे एप कैट है फिल्म सर्टिफिकेशन अपेलेट ट्रिब्यूनल्स से, तो इसमें जितने भी फिल्म मेकर्स हैं उनको कंसल्ट करना ज़रूरी था, ये ऐसा उन लोगों का कहना है। ठीक है, अब क्योंकि जैसे आप मान के चलिए कि फिल्म
जैसे ऐप कैट को आपने एबोलिश कर दिया, ठीक है। अब अगर कोई भी फिल्म से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है तो फिल्म मेकर्स को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। और हाई कोर्ट में ऐसे ही पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत होते हैं। अब हाई कोर्ट में क्या है कि काफ़ी लंबा चल सकता है वो केस, तो कई सारे फिल्म्स ऐसे हैं जो रिलीज़ ही नहीं हो पाएंगे कई दिनों तक, कई सालों तक। तो इस वजह से जो फिल्म मेकर्स हैं उन लोगों का कहना है कि आपको एक बार हम लोगों से कंसल्ट करना चाहिए था, और इस वजह से इन लोगों ने इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। एक पहला इशू ये था। दूसरा इशूज़ इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि अगर कोई ट्रिब्यूनल्स को आप एबॉलिश कर रहे हैं, उसका जो भी जुरिस्डिक्शंस है उसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी दूसरे एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज़ के पास, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, यानी उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन फ्यूचर, उनका असेसमेंट आपने नहीं किया। दिस इज़ अनदर इशू। एंड उसके बाद अगला इशू है टेन्योर से लेकर के टेन्योर ऑफ ऑफिस। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन केस 2020 में ये क्लियर किया था कि आप इसके जो चेयरमैन पर्सन और वाइस चेयरपर्सन होंगे उनका जो टेन्योर होगा उसको 5 साल रखिए कम से कम, ठीक है। तो इस ऑर्डिनेंस में उसको भी नहीं माना गया, उस बात को, जो टर्म ऑफ सर्विस है उनको, यानी कि टेन्योर ऑफ ऑफिस को 4 साल ही रखा गया है। तो ये 3 इशूज़ मेन थे जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया। अब आइए जानते हैं ये जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है, इनका कंपोजिशन वगैरह जो फिक्स किया है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके चेयरपर्सन या मेंबर्स जो भी हैं, यानी कि ट्रिब्यूनल्स के जो भी मेंबर्स और चेयरपर्सन होंगे वो अपॉइंट किए जाते हैं सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। तो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का जो कंपोजिशन है उनको जो इस ऑर्डिनेंस में बताया गया है, तो फ्रेंड्स, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर चीफ जस्टिस जिस किसी भी जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट कर दें, उनके द्वारा सर्च कम सिलेक्शन कमेटी को हेड किया जाएगा। कमेटी में और भी कौन कौन से अदर मेंबर्स होंगे उसके बारे में भी जानिए। तो इसमें 2 सेक्रेटरीज होंगे नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद द सिटिंग और आउट गोइंग चेयरपर्सन, अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उसके बाद जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड वो ट्रिब्यूनल होगा उस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी होंगे उसमें, बट उस सेक्रेटरी को वोटिंग राइट्स नहीं होगा। उसके बाद आइए टर्म ऑफ ऑफिस, जो कि एक इशू भी था। तो फ्रेंड्स, टर्म ऑफ ऑफिस में क्या किया इन्होंने कि चेयरपर्सन का जो, यानी कि जो ट्रिब्यूनल्स का चेयरपर्सन होगा उसका टर्म ऑफ ऑफिस इन्होंने 4 साल निर्धारित किया है, या फिर 70 साल के एज तक, यानी कि जो भी पहले हो जाए, या तो 4 साल पूरे हो जाए या फिर उनके 70 साल एज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और अदर्स मेंबर्स के लिए जो है उनका टेन्योर है 4 साल और 67 ईयर्स, यानी कि जो भी पहले हो जाए, या तो 67 ईयर्स कंप्लीट हो जाए उनके एज, या फिर 4 साल कंप्लीट हो जाए। तो ये दोनों क्राइटेरिया थे मेंबर्स और चेयरपर्सन के लिए। उसके बाद इट ऑल्सो स्टेट्स दैट अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 50 ईयर्स, यानी कि इस ऑर्डिनेंस में एक प्रोविज़न ये भी है कि अगर आपने 50 साल कंप्लीट नहीं किए हैं तो यू कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ चेयरपर्सन और अ मेंबर, यानी कि ना ही तो आप ट्रिब्यूनल के मेंबर्स बन सकते हैं, ना ही आप चेयरपर्सन बन सकते हैं अगर आपका एज 50 साल कंप्लीट नहीं हो पाया है तो। उसके बाद फ्रेंड्स, आइए ट्रिब्यूनल्स के नीड के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रिब्यूनल्स का जो नीड है, सबसे पहला तो पेंडिंग केसेस, जो इनको इस्टेब्लिश करने का जो ख्याल आया था वो क्यों आया था उस बारे में बात कर रही है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि हाई कोर्ट वगैरह में पेंडेंसी ऑफ केसेस काफ़ी बढ़ गया, ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट वगैरह पे काफ़ी बर्डन हो जाता है, जो केस है काफ़ी केस पेंडिंग में हो जाता है, यानी उनको जस्टिस नहीं मिल पाती है। तो उन सब के लिए को देखते हुए एक ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया था कि ट्रिब्यूनल्स जो है पेंडेंसी ऑफ केसेस को कुछ तो कम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फास्टर डिलीवरी ऑफ जस्टिस। तो फ्रेंड्स, ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करने से, अब चूँकि आप हाई कोर्ट वगैरह पे देख लीजिए सालों साल तक केसेस पेंडिंग में रहते हैं, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स अगर इस्टेब्लिश कर देंगे तो उससे क्या होगा कि कुछ केसेस इनके पास आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि उनका भी बर्डन कम होगा और जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो भी जस्टिस देने में काम करेंगे। तो इससे हो सकता है कि जो जस्टिस का डिलीवरी है दैट कैन बी फास्टर। तो फ्रेंड्स, ये एक नेक्स्ट पॉइंट था। और उसके बाद जो अगला पॉइंट था ट्रिब्यूनल्स के फेवर में, यानी ट्रिब्यूनल्स को क्यों लाया जा रहा है, क्यों ट्रिब्यूनल्स की ज़रूरत पड़ी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉस्ट एफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव इन सर्टेन एरियाज़, यानी कुछ एरियाज़ में ये काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट भी है और काफ़ी इफेक्टिव भी है, यानी इफेक्टिव जस्टिस भी है। जैसे टेक्निकल मैटर्स हो गया, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट हो गया, आर्म्ड फोर्सेस हो गया, टैक्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हो गया। तो इन सब एरियाज़ में काफ़ी इफेक्टिव मैनर में जो है ट्रिब्यूनल्स काम कर सकता है। थोड़ा सा इस बॉक्स में फ्रेंड्स कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ ट्रिब्यूनल्स के बारे में कि ट्रिब्यूनल्स हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत इसको ऐड किया गया है, जो पार्ट 14A के अंदर 2 आर्टिकल इंसर्ट किए गए, 323A एंड 323B, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। उसके बाद दिस ट्रिब्यूनल इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इनके पास सिविल कोर्ट तक का पावर होता है, ठीक है। और ये ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है,
यह एक क्वासी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए जो हम लोग नीड ऑफ ट्रिब्यूनल्स पढ़ रहे थे, इसमें सबसे पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था पेंडिंग ऑफ केसेस। तो फ्रेंड्स उसी का एक ग्राफ यहाँ पर दिया गया है, उसको भी देख लीजिए आप, कंपैरिजन कर लीजिए 2006 और 19 के बीच कंपैरिजन दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए 40,000 केसेस 2006 में पेंडिंग थे और ये 2019 में बढ़कर 60,000 हो गए, यानी सुप्रीम कोर्ट में 2019 के डाटा के हिसाब से 60,000 केस पेंडिंग पड़े हुए थे। उसके बाद हाई कोर्ट में आइए तो लाखों में है ये संख्या, 44 लाख केस 2019 में हाई कोर्ट्स में पेंडिंग थे। उसके बाद अगर आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट का डाटा देखेंगे तो 3 करोड़ 10 लाख केसेस पेंडिंग थे 2019 के डाटा के हिसाब से। उसके बाद फ्रेंड्स जो और भी इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू ट्रिब्यूनल्स, यानी एक तरह से इसको चैलेंजेस कर सकते हैं कि किस ग्राउंड पे इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें ब्रेकडाउन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो फ्रेंड्स कुछ एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन है कि इसमें यानी कि ट्रिब्यूनल्स जो है वो आपका एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है और उसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस अगर आप करते हैं तो एक तरह से ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है उस डॉक्ट्रिन का आप कहीं ना कहीं वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक चैलेंज है। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज इज़ लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर इसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस होगा तो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस तो होगा ही, यानी अगर आप एग्जीक्यूटिव ट्रिब्यूनल्स में यानी क्वासी जुडिशियल बॉडी में इंटरफेरेंस करने लगे तो फिर वो इंडिपेंडेंट कहाँ से रह जाएगा। तो ये एक पॉइंट था जो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी रिपोर्ट के हिसाब से ये बात कही गई है कि this system of appointment through the selection committee severely affects the independence of tribunals because this selection committee is recommending the names to the central government for the purposes of being appointed to a tribunals are composed of mixed judicial and executive members। तो फ्रेंड्स ये इस वजह से इसमें जो है लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी की बात कही गई है। दिस इज़ द नेक्स्ट चैलेंज। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ मैन पावर एंड वैकेंट पोस्टेस। तो फ्रेंड्स वैकेंट पोस्ट कई सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं जहाँ पर कई ऐसे पोस्ट्स हैं जो अब तक वैकेंट हैं, तो ये एक अनदर चैलेंज हो जाता है फॉर द ट्रिब्यूनल्स। इसमें जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं देख लीजिए, तो इस तरह से वैकेंसी अगर होगा पोस्ट का या तो इस वजह से भी ट्रिब्यूनल्स के पास ये भी चैलेंज है एक कि उनमें जो पोस्ट है वो काफ़ी सारा वैकेंट रहता है। तो यानी कह सकते हैं आप कि स्कार्सिटी ऑफ मैन पावर एक ये आप चैलेंज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज है हाई पेंडेंसी। तो फ्रेंड्स कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश होने के बाद जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, यानी कि जो भी डिस्पोजल रेट है पेंडिंग केसेस का वो ज़रूर बढ़ा है, लेकिन पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है उनके नंबर में अभी भी कमी नहीं आई है। दिस इज़ द अनदर चैलेंज फॉर द ट्रिब्यूनल्स। यानी ये सब पॉइंट्स हैं जो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट दे सकते हैं इन फेवर ऑफ ऑर्डिनेंस, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स के साथ ये चैलेंजेस हैं, इसलिए हम ये ऑर्डिनेंस या रिफॉर्म लाना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट अपने तरफ से पॉइंट्स रख सकती है। उसके बाद जो वे फॉरवर्ड्स है यानी कि जो कुछ सजेशंस हैं उसके बारे में आप जान लीजिए। तो सबसे पहला है इस्टेब्लिशिंग अ नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। तो फ्रेंड्स इसमें सजेशन ये है कि आप एक एनटीसी यानी नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन का गठन करिए, जिस तरह से हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के सारे कोर्ट्स के ऊपर एक एपेक्स कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, उसी तरीके से सारे जितने भी इन कंट्रीज़ के जितने भी अलग अलग पार्ट्स में ट्रिब्यूनल्स हैं अलग अलग डोमेन में अलग अलग फील्ड के, तो फ्रेंड्स उन सभी ट्रिब्यूनल्स को कंट्रोल करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए एक एपेक्स नोडल एजेंसी होना चाहिए जिसका नाम होगा नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। तो फ्रेंड्स ये पहला सजेशन था आपका। उसके बाद नेक्स्ट सजेशन इज़ टाइम बाउंड रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो फ्रेंड्स इस सजेशन में ये बात कही गई है कि आपने चूँकि ट्रिब्यूनल्स को लाया ही किस लिए था, ताकि जो हाई कोर्ट्स वगैरह पर जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं या हाई कोर्ट वगैरह का बर्डन कम करने के लिए आपने ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश किया गया था। तो उस ट्रिब्यूनल का आप टाइम भी फिक्स कर दीजिए कि कोई भी केसेस है, जैसे कोई भी केस है तो इस केसेस को 5 दिन में आपको सुलझाना है, इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं ले सकते हैं। तो एक टाइम बाउंड रिड्रेसल मैकेनिज्म का भी सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद अगला सजेशन ये है कि बेंचेज ऑफ ट्रिब्यूनल्स। ये कह रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ट्रिब्यूनल्स के बेंचेज का इस्टेब्लिशमेंट करिए ताकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में एक्सेस टू जस्टिस को इंश्योर कराया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो बात आपको सजेशन दी जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स है उस मैकेनिज्म में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस को कम करिए, यानी कि जो इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट एजेंसीज़ का इसके सिलेक्शन प्रोसेस में उसको कम से कम यूज करना, यानी कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम होनी चाहिए इन द सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स, ताकि ट्रिब्यूनल्स जो है इंडिपेंडेंट तरीके से अपना फंक्शन कर सके। उसके बाद रिलीव बर्डन ऑन कोर्ट्स। तो फ्रेंड्स इसमें कह रहे हैं कि जैसे ट्रिब्यूनल्स है
तो उनका जो आखिरी यानी कि फाइनल जो फाइनल अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। तो फ्रेंड्स उसमें इस सजेशन में यही बात कही गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से फ्री कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों के लिए नहीं रखिए, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ आप कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स ऑफ लॉ के लिए रखिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का जांच कर सके, यानी कि उनको इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करिए। जो भी ट्रिब्यूनल्स का अपीलेट है यानी अपील है, उनका फाइनल बॉडी जो है हाई कोर्ट तक ही रखिए। उसके बाद नेक्स्ट सजेशन इज़ क्वालिफाइड मैन पावर। तो फ्रेंड्स इसमें कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स को में जो भी लोग आएंगे उनमें क्वालिफाइड होने चाहिए लॉ में, यानी कि वो व्यक्ति लॉ में काफ़ी क्वालिफाइड होना चाहिए, और जुडिशियल ट्रेनिंग उसके पास होनी चाहिए, एडिकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए, विद प्रूवन एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके सजेशन थे वे फॉरवर्ड्स थे, और यहाँ पर हो जाता है आपका ये टॉपिक पूरी कंप्लीट। यानी हमने इस टॉपिक में ऑर्डिनेंस के बारे में भी थोड़ा शॉर्ट में जाना, उसके बाद ट्रिब्यूनल्स के बारे में पूरा जाना, इसमें क्या और रिफॉर्म गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, इस ऑर्डिनेंस में क्या क्या प्रोविजंस हैं उन सबको जाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।